हेलो नमस्कार। कैसे हो साथियों? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो ये प्रोफेशनल एबिलिटी की क्लास नंबर 2 होने वाली है। ठीक है, इससे पहले क्लास अगर आपने देख ली तो ये क्लास आपको समझ में आने वाली है। ठीक है, इससे पहले वाली क्लास में हमने कितने टॉपिक्स पढ़ लिए थे? 3 टॉपिक्स पढ़ लिए थे। 7 टॉपिक्स हैं टोटल यूनिट 2 में, और इसका पार्ट नंबर ये 2 है। तो आज हम इसको पूरा पढ़ेंगे। चैनल पे जो नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना चैनल को, क्योंकि भाई मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक बार पीडीएफ से रिलेटेड जितने भी डाउट थे बच्चों के, एक बार वो ले लेता हूँ कि पीडीएफ से रिलेटेड जो भी डाउट हैं। देखो साथियों, देखो मैंने आपका सिलेबस 15 डे में कंप्लीट कराने का प्रण लिया है। ठीक है, वैसे 5 यूनिट्स हैं जो कि हम 10 दिन में इनको कंप्लीट थ्योरी पढ़ रहे होंगे। फिर 5 दिन जो बाद के हैं उन 5 दिनों में हम कुछ और टॉपिक, मिसलेनियस टॉपिक्स देखेंगे, जिससे अक्सर पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं। देखो, अगर ये पीडीएफ आप लेना चाहते हो, कईयों के कमेंट थे कि सर कंप्लीट पीडीएफ दे दीजिए। देखो, कंप्लीट पीडीएफ अभी तैयार नहीं है। मैं पहले ही कह रहा हूँ कि कंप्लीट पीडीएफ अभी तैयार नहीं है, क्योंकि हम एक साथ पूरी कंप्लीट का पीडीएफ तैयार नहीं की है। हम जो भी यूनिट आपको पढ़ाएंगे उसको साथ साथ ही तैयार करते हैं, क्योंकि हम कोशिश करते हैं आपको अपडेटेड कंटेंट देने की। बिल्कुल अपडेटेड कंटेंट देते हैं। और हमारा जो सारा कंटेंट होता है वो NIOS से और NCERT से होता है। ठीक है, NIOS और NCERT से होता है। ठीक है, सारी की सारी चीज़ आप NIOS से देख सकते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम होती हैं, पर उन्हें शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे लिखा जाता है। ठीक है, समझ में आया भाई? और भाई जिसको भी ये पीडीएफ चाहिए, देखो पीडीएफ यूनिट वाइज मिलेगी। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, AS स्टडी स्टिमुलेटर। ठीक है, टेलीग्राम का आप सभी ने नाम सुना हो, पता होगा, AS स्टडी स्टिमुलेटर। ठीक है, मैं उसमें एक पेड ग्रुप बना दूंगा। ठीक है, उसमें आप मैसेज कर लेना, पेड ग्रुप में मैं ज्वाइन कर दूंगा, और वहाँ पे जो भी यूनिट ख़त्म होगी उसकी पीडीएफ डाल दी जाएगी। जो भी यूनिट ख़त्म होगी उसकी पीडीएफ वहाँ पर मिलेगी। देखो, पूरे प्रोफेशनल एबिलिटी का 15 दिन का है ये पूरा का पूरा प्रोफेशनल एबिलिटी का कोर्स होने वाला है। तो मेरा रेट है भाई इसका 150 रुपये। भाई 150 रुपये बहुत ज़्यादा रेट नहीं है। 150 रुपये मतलब पर डे का 10 रुपये, पर डे का 10 रुपये, मतलब 10 रुपये पर डे की पीडीएफ आपको इस प्रकार से पड़ गई। ठीक है, मतलब कि 150 रुपये है और आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल और प्रोफेशनल एबिलिटी करा दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, सभी को समझ में आ गया भाई? और भाई अगर बैकग्राउंड नॉइस आपको आ रही है ना भाई, बैकग्राउंड नॉइस से सुनाई दे तो इग्नोर करना, क्योंकि गली के कुत्ते भौंक रहे हैं। ठीक है, टॉपिक नंबर 4 हमने पढ़ना था ना, टॉपिक नंबर 4। तो टॉपिक नंबर 4 को पढ़ेंगे ध्यान से। ठीक है भाई, चैनल सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना वीडियो को। ठीक है, टॉपिक नंबर 4 है इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग। ठीक है, इंस्ट्रक्शन प्लानिंग में हम ईयर प्लान पढ़ेंगे, यूनिट प्लान पढ़ेंगे, लेसन प्लान पढ़ेंगे और इंस्ट्रक्शनल मटेरियल पढ़ेंगे। कौन से मटेरियल से इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, इन तीनों में सबसे जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं वे लेसन प्लान से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। और बिल्कुल हर एक चीज़ NIOS में, अपने आप NIOS देख भी लेना, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ आपसे। ठीक है, चेक कर लेना, कहीं आप ये सोच रहे हो कि कहीं का मटेरियल कहीं से लेके आ रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है साथियों। ठीक है, तो देखो बाहर कुत्तों की भौंकने की आवाज़ आ रही है, आप उसको बिल्कुल इग्नोर कर सकते हैं। इंस्ट्रक्शन प्लानिंग, शिक्षण को प्रभावी और संगठित तरीके से करने के लिए शिक्षक द्वारा पूर्व योजना बनाना, मतलब पहले योजना बनाना इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग कहलाता है। इसमें यह तय किया जाता है कि क्या, कैसे और कब पढ़ाना है तथा किन संसाधनों का उपयोग करना है, उसे बोलते हैं इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग। अरे रुक जाओ, इतना क्यों भौंक रहे हो? पढ़ाई नहीं होने दोगे क्या? ठीक है भाई, आगे देखेंगे ईयर प्लान क्या होते हैं भाई। ईयर प्लान जैसे वार्षिक योजना के नाम से जान जाता है, या पूरे शैक्षणिक वर्ष के लिए होता है, मतलब पूरे एक साल के लिए होता है। पूरे साल में पढ़ाए जाने वाले सभी विषयों, अध्यायों का क्रम और समय तय करना। ठीक है भाई, आगे चलेंगे भाई। विशेषताएं क्या होती हैं, विशेषताएं देख लेते हैं। पाठ्यक्रम का वार्षिक विभाजन। ठीक है,
परीक्षा व छुट्टियों का ध्यान भी रखना बीच में, और दीर्घकालीन लक्ष्य, मतलब जो ईयर प्लान में कौन से लक्ष्य लिए जाएंगे, जो लंबे होंगे, जिन्हें दीर्घकालीन लक्ष्य बोलते हैं, दीर्घकालीन लक्ष्य होंगे, ठीक है। लॉन्ग टर्म्स गोल्स होंगे, जिन्हें बोलते हैं LTG, लॉन्ग टर्म गोल्स। उदाहरण, विज्ञान विषय के सभी अध्यायों को 12 महीनों में बांटना, ठीक है, ईयर प्लान है। आगे देखेंगे यूनिट प्लान। यूनिट प्लान में क्या होता है, यूनिट प्लान की अवधि, किसी एक यूनिट या अध्याय के लिए हम ये प्लान बनाते हैं, ठीक है। और भाई उद्देश्य यूनिट के भीतर के टॉपिक्स को व्यवस्थित क्रम में पढ़ाना। विशेषताएं क्या है, यूनिट के शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण करना, टॉपिक्स के उपभाग और मूल्यांकन की योजना बनाना। उदाहरण, मानव पाचन तंत्र जैसे कोई टॉपिक है, यूनिट के लिए विभिन्न भागों, मुख्य मतलब मुंह, ग्रसनी, ओसोफेगस, स्टमक और आंत को अलग अलग दिन में पढ़ाना, ठीक है। इवन लेसन प्लान, भाई लेसन प्लान सबसे इंपॉर्टेंट है और यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं लिख देता हूँ, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है और बहुत सारी परीक्षाओं में प्रश्न भी पूछे गए हैं यहाँ से, तो देख सकते हैं आप। देखो भाई, इसकी अवधि 30 से 50 मिनट की हुआ अगर है, ठीक है भाई। उद्देश्य क्या अगर है, एक ही दिन में पढ़ाए जाने वाले विषय को विस्तार से तय करना, ठीक है। विशेषताएं क्या होती है इसमें, विषय और कक्षा का नाम होता है, शिक्षण के उद्देश्य होते हैं, शिक्षण विधि और गतिविधियां होती हैं, आवश्यक सामग्री होती है और मूल्यांकन के प्रश्न होते हैं। एक लेसन प्लान में यही चीज होती है। अगर आपने लेसन प्लान बनाए होंगे तो जब आपने कोर्स किया था अपना टीचिंग का, ठीक है जी। आगे देखेंगे उदाहरण देख लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण पर एक पीरियड की योजना जिसमें चार्ट, प्रश्नोत्तर और डेमो शामिल हो, ठीक है। अब देखिए, एक लेसन प्लान होता है आर्बिट्रेरियन लेसन प्लान। आर्बिट्रेरियन लेसन प्लान की बात की गई है, ठीक है। आर्बिट्रेरियन लेसन प्लान में स्टेप्स कौन से होते हैं, सबसे पहले हम प्रिपरेशन करते हैं, नए ज्ञान को पुराने नए ज्ञान को पुराने अनुभव से जोड़ा जाता है प्रिपरेशन में, तैयारी में, ठीक है। देखो, सबसे पहले अगर आप क्लास में जाओगे तो लेसन प्लान की क्या करोगे, तैयारी करोगे, फिर उसमें प्रेजेंट करोगे, फिर उसका कंपेरिजन करोगे, ठीक है। इसका कंपैरिजन करोगे, उसने जोड़ोगे, नए ज्ञान तक पुराने ज्ञान तक जोड़ेंगे, ठीक है। कंपैरिजन करेंगे, पहले प्रिपरेशन, फिर प्रेजेंटेशन, फिर कंपैरिजन, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, जर्नलाइजेशन, ठीक है। मतलब उसने ये फिर तुम अपने सामान्य जीवन में उन्हें सामान्य नियम बनाओगे, ठीक है। मतलब कि जर्नलाइजेशन, उसने जो भी नियम था हमने सीखा है उसने आजमा के देखोगे। अरे एप्लीकेशन क्या होगा, उन्हें सीखे हुए ज्ञान को अपने व्यवहारिक जीवन में उसको अपना के देखेंगे। समझ में आया। एक लेसन प्लान की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए, एक लेसन प्लान की कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, वो हमारा ऑब्जेक्टिव बेस्ड होना चाहिए, अगर कंप्रेहेंसिव होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए और इम्प्लीमेंटेबल होना चाहिए। इम्प्लीमेंटेबल मतलब इम्प्लीमेंट करने योग्य होना चाहिए, ठीक है भाई। वट ए लेसन प्लान कंटेन्स, एक लेसन प्लान में क्या होता है, एक लेसन प्लान में 3 फेज होते हैं भाई। कितने फेज होते हैं भाई, एक लेसन प्लान में 3 फेज होते हैं मेरे प्यारे साथियों। एक तो प्रोएक्टिव फेज होता है और एक इंटरेक्टिव फेज होता है, एक पोस्ट एक्टिव फेज होता है, ठीक है भाई। प्री एक्टिव फेज में क्या होता है, प्रिपरेटरी एक्टिविटीज होती है, कौन कौन सी, जैसे कि स्पेसिफिकेशन ऑफ लर्निंग आउटकम्स, ठीक है, प्रोविजन ऑफ टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज स्ट्रेटजीज, प्रोविजन ऑफ TLM, स्पेशल प्रोविजन फॉर टीचिंग लर्निंग, सीक्वेंस एंड टाइम शेड्यूल एक्टिविटी। मतलब लेसन प्लान तक पहला थारा लेसन प्लान बनाने तक पहला थारा प्रोएक्टिव फेज होता है। तुम उसमें सोचोगे भाई इस टॉपिक तय सिखाने के बाद बच्चा में के लर्निंग आउटकम्स होंगे, ठीक है। हम जब लेसन पढ़ाने जाएंगे तो हमारी के स्ट्रेटजीज होनी चाहिए, के एक्टिविटीज होनी चाहिए, हम किस TLM का यूज करेंगे, स्पेशल प्रोविजन फॉर टीचिंग लर्निंग, ठीक है। किस प्रकार के प्रोविजंस करने पड़ेंगे जब हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चलेगी। सीक्वेंस एंड टाइमिंग शेड्यूलिंग ऑफ एक्टिविटीज, किस टाइम पर कौन सा टॉपिक बताना है, किस टाइम पर क्या एक्टिविटी करानी है। तो जो ये सारी चीज़ों का निर्धारण जो करेंगे ना हम, तो वो प्रोएक्टिव फेज में करेंगे। आई बात समझ में, बिल्कुल आगे जी। आगे चलते हैं भाई, इंटरेक्टिव फेज यो है अगर क्लास में जब पढ़ा रहे हो, एक्टिविटीज ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग की प्रोसेस की एक्टिविटीज होती हैं,
इसमें सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन देते हो भाई। इंट्रोडक्शन में क्या होगा कि तुम ना मोटिवेट करोगे बच्चों को उस चैप्टर को पढ़ने के लिए, ठीक है। लिंक करोगे उनकी प्रीवियस नॉलेज तय भाई, जो रियल लाइफ के एग्जाम्पल्स तय क्या करोगे, उनको सेट करोगे, ठीक है। फिर तुम प्रेजेंट करोगे उसने, ठीक है। इंटरेक्टिव फेज में भी 3 टर्म है, इंट्रोडक्शन, प्रेजेंटेशन, फिर आखिर में असेसमेंट। प्रेजेंट में मतलब उस चीज़ ने समझाओगे, ठीक है, पढ़ान दिया ना बच्चा ने, पुनर्बलन दोगे, रिइंफोर्समेंट दोगे। असेसमेंट में क्या होगा कि इवेलुएट करोगे लर्निंग आउटकम्स ने थ्रू क्वेश्चंस और टेस्ट बीच में पूछ लोगे, ठीक है। सुनते सुनते देखो, क्लास के बीच में प्रश्न पूछना, साथ साथ में प्रश्न पूछना कौन सी असेसमेंट में आता है, ये आता है हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट में, ठीक है। आगे आता भाई पोस्ट एक्टिव फेज। पोस्ट एक्टिव फेज में क्या होता है प्यारे साथियों, पोस्ट एक्टिव फेज होता है पोस्ट टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज, मतलब जो कि लर्निंग एक्टिविटीज होगी उसके बाद, ठीक है। इसमें रिव्यू लोगे एक्टिविटीज इनफॉर्मली टू चेक लर्निंग, मतलब कि रिव्यूज होता है, फीडबैक लिया जाता है इसमें, ठीक है। और बाद में होमवर्क दिया जाता है बच्चों को, ठीक है, होमवर्क भी दिया जाता है, प्रोजेक्ट दिए जाते हैं। ये अपनी पोस्ट एक्टिव फेज होता है। देखो भाई कंटेंट बड़ा दमदार है भाई, बहुत दमदार कंटेंट है। जाओ घूम लो यूट्यूब पे, किसी ने ऐसा कराया हो, कोई लेके आया हो आपके सामने थोड़ी, और थोड़ी लेके आया हो और बता देना किसी ने 15 दिन में करा दी हो। 15 दिन में कराने का कोई फैसला लिया है? मैं हूँ ना, मैंने कही है कि मैं 15 दिन में कराऊंगा और साथ में नोट्स भी दूंगा, ठीक है। ये भाई कोर्स बेचते हैं अपने 2-3 हज़ार में, इतना महंगा कोर्स अपना नहीं है, क्वालिटी है, ठीक है, बिल्कुल कंटेंट की है और बहुत अच्छे तरीके से अरेंज करके दे रहा हूँ, ठीक है। ये बात ध्यान से देखो, ठीक है। एक बार NIOS की आप किताब उठा लेना, आपका दिमाग खराब हो जाएगा, ठीक है जी। तो भाई ये लाल कलर का जो बटन है इसको दबा देना। इंस्ट्रक्शनल मटेरियल कौन से आकर, शैक्षणिक सामग्री सभी को पता है कि भाई विजुअल एड्स होते हैं, जैसे कि चार्ट, चित्र, मॉनिटर मॉडल, ऑडियो होते हैं, ऑडियो TLM होता है, ऑडियो विजुअल TLM होता है, ठीक है। रियल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ये सारे इंस्ट्रक्शनल मटेरियल हो सकते हैं। समझ में आया? ये तो बड़ा आसान है कि कौन कौन से इंस्ट्रक्शनल मटेरियल होंगे, ठीक है भाई। आगे चलेंगे, देखो बहुत तरीके से नोट्स बना रखे हैं, बहुत मेहनत से भाई। देखो ICT बहुत बड़ा टॉपिक है भाई, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा है। मैं इसको एक अलग वीडियो में भी कराऊंगा, अभी भी करा रहा हूँ, अलग वीडियो में भी कराऊंगा। और इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल सारी की सारी चीज़ें भाई, PPT हो गया, ठीक है भाई, वेब कैम हो गया, ठीक है। और भाई दीक्षा, ये ऑनलाइन कुछ पोर्टल हैं, दीक्षा हो गया, स्वयं प्रभा हो गया, ठीक है, स्वयं प्रभा हो गया, ये सारी चीज़ एक वीडियो में मैं आपको कराऊंगा, तो ध्यान से उस वीडियो को देखना है। ये मिसलेनियस का मैं पार्ट लेके चल रहा हूँ और एक वीडियो में आपकी लाने वाला हूँ सभी थ्योरीज की, एक वीडियो में कंप्लीट थ्योरीज कराऊंगा, सारी की सारी, एक भी थ्योरी आपके लिए छोड़ू नहीं, ठीक है जी। चलो भाई पढ़ो भाई, तरीके से पढ़ा करो, तरीका, ठीक है। स्ट्रेटजी से पढ़ना चाहिए, अगर आप स्ट्रेटजी से पढ़ोगे तो तभी कामयाब होगे। चलो देखेंगे भाई ICT की फुल फॉर्म सभी को पता है कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होती है, ठीक है भाई। जो ICT है भाई उसका उद्देश्य देख लेते हैं। ICT का उद्देश्य क्या है? देखिए जी, ICT का उद्देश्य, ICT की अवधारणा को समझ जाना, मतलब कि टेक्नोलॉजी की अवधारणा को समझाना, ICT को उपयुक्त क्षेत्रों के अनुसार वर्गीकृत करना, कक्षा में उपयुक्त ICT का चयन करना, शिक्षण अधिगम में विभिन्न ICT का उपयोग करना, छात्रों को ICT के माध्यम से ज्ञान अद्यतन के लिए प्रेरित करना, ठीक है। अब देखो भाई ये ICT हो रहा है, ये ICT है क्या? किस चिड़िया का नाम है ये ICT? तो देखते हैं भाई ICT है क्या। देखो भाई ICT परिभाषा देख लेते हैं। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एक व्यापक शब्द है जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी मतलब
क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और संचार प्रौद्योगिकी दोनों शामिल हैं। सूचना प्रौद्योगिकी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में रेडियो का यूज किया जाता है पढ़ने में, टेलीविजन का, कंप्यूटर का, इंटरनेट का, टेली कॉन्फ्रेंसिंग का, मोबाइल का और तकनीकी का। मोबाइल का तो सभी को समझ में आ रहा होगा क्योंकि आप भी तो आईसीटी से ही अपनी स्टडी कर रहे हैं। संचार प्रौद्योगिकी मतलब कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के प्रकार, भाई दो तरीके की आईटी हुआ करे, दो तरीके की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हुआ करे, देखिए दो तरीके, एक तो सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन होता है और टेरेस्ट्रियल बेस्ड कम्युनिकेशन होता है। सैटेलाइट के देखो, सैटेलाइट के जरिए अपना कम्युनिकेशन करा जा, टेरेस्ट्रियल मतलब क्या करा, जो ये खंबे गड्ढे होया करें, फिर एक खंबे तो दूसरा खंबे पर रेंज जाएगी, फिर इस पर जाओगी, ये टेरेस्ट्रियल मतलब कि जमीन पे है, ठीक है। सैटेलाइट बेस्ड जो बिल्कुल सीधे सैटेलाइट है वह हुआ है, सैटेलाइट तक क्या हुआ है, कनेक्ट हुए हैं। जैसे कि एग्जांपल है सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन का एलोन मस्क का स्टार लिंक, क्या है भाई, स्टार लिंक, ठीक है, स्टार लिंक है ना। तो इसी प्रकार से समझ में आया भाई। देखेंगे आईसीटी के घटक, सूचना प्रौद्योगिकियां उपग्रह आधारित होती है और टेरेस्ट्रियल होती है। सूचना प्रौद्योगिकी रेडियो, टेलीविजन, कंप्यूटर, इंटरनेट, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग और मोबाइल। आईसीटी की विशेषताएं क्या, विशेषताएं देख लेते हैं। सूचना को तैयार करना, संग्रह करना, प्रक्रिया करना, प्रसारित करना एवं साझा करना। पुराने आईसीटी में क्या होगा भाई, रेडियो है अगर दे, रेडियो, टीवी, टेलीफोन। नए आईसीटी में तो भाई कंप्यूटर ने जगह ले ली, सैटेलाइट ने, वायरलेस टेक्निक ने, इंटरनेट ने, ठीक है। उपकरण एवं सेवाएं, वीडियो, डीवीडी, टेलीफोन, लैंडलाइन, वेब, मोबाइल, कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ईमेल, ब्लॉग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ईटीसी। आईसीटी का शिक्षण प्रक्रिया में उपयोग, देखो भाई ये डायग्राम है ना, ये बिल्कुल आपके एनआईएस में दिया गया है। तो वो आईसीटी है भाई, वो टीचिंग में किस प्रकार सहायक होगी भाई, देखते हैं टीचिंग में भाई। ये डायग्नोस्टिक टेस्टिंग और रेमेडियल टीचिंग भी दे सकती है। जैसे कि किसी बच्चे को कोई टॉपिक कक्षा में समझ में नहीं आया, उसकी ऑनलाइन एक्स्ट्रा क्लास अगर टीचर लगावे तो वह बच्चे को वो कंसेप्ट सिखा सकता है भाई। डेवलपमेंट ऑफ रीजनिंग एंड थिंकिंग, भाई ये बच्चों में क्या कर सकती है भाई, अगर आप फोन चला रहे हो, कंप्यूटर चला रहे हो, तो बच्चा उसमें और चीज सर्च करके देखेगा जिसकी आपकी थिंकिंग डेवलप होगी, रीजनिंग डेवलप होगी। इंस्ट्रक्शन मटेरियल डेवलप्ड होंगे, जैसे कि आप कोई भी पीपीटी बना सकते हैं, फिर इवेलुएशन कर सकते हैं ऑनलाइन, बहुत अच्छे से इवेलुएशन होता है, सभी को पता है। बिल्कुल आपने देखा होगा कि फिलहाल जो रिजल्ट बनाया जाता है स्कूलों में वो किस में बनाया जाता है, एमएस उसमें क्या एमएस एक्सेल में बनाया जाता है, मतलब इवैल्यूएशन के लिए भी अच्छा है। साइकोलॉजिकल एनालिसिस भी कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारे टूल्स हैं जो कि मतलब कि इसमें ऑफलाइन में मिलने बहुत मुश्किल होते हैं, पर जो टूल्स हैं ऑनलाइन टूल्स से हम बिल्कुल अच्छा साइकोलॉजिकल एनालिसिस कर सकते हैं साथियों, ठीक है। ये देख लेते हैं डिटेल में कि शिक्षण प्रक्रिया में आईसीटी लेक्चर विधि से अधिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आईसीटी उपयोगी है। सही व्यापक जानकारी विभिन्न उदाहरणों के साथ उपलब्ध कराता है, भाई बहुत से ऑप्शन टेक दे है और सही जानकारी देवा कति। विद्यार्थियों के ज्ञान का दायरा बढ़ जाता है। सामग्री की प्रस्तुति और विविधता विद्यार्थियों को अपनी गति से सीखने का अवसर देती है। मतलब कि तुमने देखा होगा बहुत से आईसीटी की वजह से आप देखोगे कि स्मार्ट बोर्ड से बहुत सारे एनिमेशन से, कार्टून से बच्चों के प्रति रुचि बना के बच्चे बहुत अच्छी तरीके से चीज़ें सीखते हैं, ठीक है। बेहतर समझ होती है और दीर्घकालिक मतलब लंबे समय तक याद होते हैं। एलटीएम लॉन्ग टर्म मेमोरी हो जाती है बच्चों की, ठीक है भाई। आगे देख लेंगे डायग्नोस्टिक टेस्टिंग और रेमेडियल टीचिंग में आईसीटी कठिन अवधारणाओं को न समझ पाने वाले छात्रों को की पहचान में मदद हो जाती है भाई। जो कठिन कॉन्सेप्ट है ना वह बालक नहीं समझ पाए ना तो आराम से बेरा पड़ जाएगा उनका, ठीक है। ऑनलाइन निदानात्मक टेस्ट स्कूल वेबसाइट पर कराए जा सकते हैं। अभिभावक की प्रगति की निगरानी अभिभावक ना प्रगति की निगरानी कर सके हैं, मतलब ये वो है कि मस्ट फोन करके बता देना वो थारा छोरा काम नहीं करने लग रहा है तो पेरेंट्स नहीं पता लगेगा और पेरेंट्स भी अपने छोरे ने क्या करेंगे, थोड़ा सा सख्त करेंगे, ठीक है। मतलब स्कूल वाले आपकी शिकायत नहीं करते, ये वही है, ठीक है। आगे है बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूँ ताकि आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन सके किसी भी टॉपिक के प्रति। व्यक्तिगत उपचारात्मक कार्यक्रम ऑनलाइन ऑफलाइन तैयार किए जा सकते हैं। विशेष रूप से तैयार शिक्षण सामग्री वेबसाइट पर अपलोड कर छात्रों को लाभ पहुँचाया जा सकता है, ठीक है।
आगे देखेंगे। मूल्यांकन में आईसीटी छात्रों की शैक्षणिक उपलब्धियों को आकलन, ऑनलाइन टेस्ट द्वारा त्वरित फीडबैक, वैसा ही उत्तर उपलब्ध कराना। शिक्षक भी विषय की समझ का मूल्यांकन कर सकते हैं। मनोवैज्ञानिक परीक्षण में आईसीटी मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का डिजिटल रूप में निर्माण और स्कोरिंग संभव है। देखा, बताया था वही। वेबसाइट पर उपलब्ध कर छात्रों व शिक्षकों द्वारा उपयोग किया जा सके है। छात्र परिणाम शिक्षक को दिखाकर शैक्षणिक प्रदर्शन सुधार सकते हैं। ठीक है, कितनी अच्छी बात की है। आगे है तर्क और चिंतन कौशल के विकास में आईसीटी कैसे सहायक है। विभिन्न विषयों में छात्रों को उपयुक्त शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराया जा सकता है। आयु के अनुसार तर्क व चिंतन क्षमता विकसित करने में सहायक होता है। वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में इस पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता। आईसीटी तो संभव है भाई, आईसीटी तो संभव है, क्योंकि आईसीटी की वजह से बहुत सारी पजल्स को आप सोल्व करते हो। बहुत सारे गेम्स होते हैं, एजुकेशनल गेम्स होते हैं, जिनसे आपकी तर्क शक्ति का भी विकास होता है। ये देखो शिक्षण सामग्री के में देखो टीचिंग मटेरियल में मैंने बताया ना कि जो बहुत दूर नहीं भटकना पड़ता, बहुत सारे मॉडल्स नहीं लाने पड़ते, अपना एनिमेशन से ही एक टीचिंग मटेरियल बन जाए अपना। ठीक है, योग्य शिक्षकों की कमी और पुराने प्रिंट सामग्री की समस्या का समाधान। ठीक है, बताया ना, पुराने प्रिंट सामग्री की बिल्कुल समस्या समाधान होना चाहिए, क्योंकि एक तो प्रिंट चीज करवा कर लावा, एक तो हम स्मार्ट बोर्ड में उन्हें वीडियो एनिमेशन के माध्यम से दिखाओ, फर्क तो है। प्रसिद्ध शिक्षकों के व्याख्यान सीडी रोम, रेडियो, टीवी व वेबसाइट के माध्यम से उपलब्ध कर सकते हैं। मतलब कि जो भी भाई टीचर ने पढ़ा दिया उसने रिकॉर्ड कर सके, उन्हें बाद में यूज भी कर सके हैं। ठीक है, समझ में आया? ठीक है भाई। शिक्षक को प्रभावी, सहभागी और आनंददायक बनाता है। डिजिटल व्याख्यान मतलब कि डिजिटल लेक्चर्स डाउनलोड कर कक्षा में चर्चा आयोजित की जा सकती है। बिल्कुल, है ना। आगे भाई रेडियो देखेंगे भाई, यह तो रेडियो सब ने पता होगा, ज़्यादा पढ़ने की ना जरूरत भी नहीं है इतनी। ठीक है, सभी को पता होगा रेडियो का तो। ठीक है, बड़ी जनसंख्या तक जानकारी पहुंचाने के लिए शक्तिशाली माध्यम है। समय, ऊर्जा, धन और मानव संसाधन की बचत होती है रेडियो में। औपचारिक, फॉर्मल और इनफॉर्मल शिक्षा दोनों में उपयोगी है। तकनीक का विकास 19वीं सदी के अंत में 20वीं सदी की शुरुआत में लोकप्रिय हुआ था। लोकप्रियता, उपलब्धता और कम लागत के कारण दूरस्थ शिक्षा में उपयुक्त है। मतलब भाई सस्ता भी हो जाए तो बहुत हर एक के पास है। 1930 के आसपास शिक्षा में रेडियो का उपयोग प्रारंभ हुआ। कार्यक्रमों के प्रकार, जानकारी या मनोरंजन हेतु रेडियो का यूज है, और शैक्षणिक उद्देश्य हेतु विशेष कार्यक्रम भी रेडियो के द्वारा चलाए जा सकते हैं। कक्षा में रेडियो का उपयोग नियमित शिक्षण में सहायक होता है भाई रेडियो। ठीक है, रेगुलरिटी में। ज्ञानवाणी, इग्नू और ऑनलाइन इंडिया रेडियो द्वारा शैक्षणिक प्रसारण किया गया था। ज्ञानवाणी इग्नू के द्वारा चलाया गया था, और भाई अपना ऑल इंडिया रेडियो पर शैक्षणिक कार्यक्रम प्रसारण किया गया था। शिक्षक और छात्र दोनों के लिए लाभकारी है। याद करना और आसान करना आसान हो जाता है। आईसीटी में टेलीविजन ऑडियो प्लस विजुअल एक हमारा क्या है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल है। मनोरंजन, सूचना व शिक्षा के लिए उपयोगी है। अधिक पहुंच व सजीव प्रस्तुति के कारण शिक्षा में प्रभावी हुआ है। भारत में टेलीविजन 15 सितंबर 1959 को सेवा आरंभ हुई थी। 15 सितंबर 1959 को, डेट याद रखना है, 15 सितंबर 1959 को। प्रारंभ से ही शिक्षा और विकास में महत्वपूर्ण माध्यम बना है कि मुख्य शैक्षणिक परियोजनाएं अपने जो टेलीविजन से रिलेटेड थी, जो टेलीविजन पर प्रसारित की गई थी। एक है सेकेंडरी स्कूल टेलीविजन प्रोजेक्ट 1961 में, बहुत बढ़िया, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो भाई, मैं जो सेकेंडरी ट्रिक बताता हूँ, जो सेकेंडरी स्कूल के बच्चे होते हैं टेलीविजन पे क्या देखते हैं, टेलीविजन पे क्या देखते हैं कि एक क्रिकेट का प्लेयर कितने छक्के मारता है। देखो 19 तो याद हो जाएगा, पीछे क्या याद रहा है कि एक क्रिकेट प्लेयर कितने छक्के मारता है। तो सेकेंडरी स्कूल टेलीविजन प्रोजेक्ट 1961 में शुरू हुआ था। सैटेलाइट इंस्ट्रक्शन टेलीविजन एक्सपेरिमेंट, जिसे साइट के नाम से जानता, 1975 में। ठीक है, सैटेलाइट, ठीक है, सैटेलाइट साइट। तो कैसे याद रखोगे, देखो ये वे साइट की बात रही है। साइट हमारी क्या चल रही है, पीछे से याद रखना 75, पीछे से याद रखना 75। तो भाई सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट 1975 में। उसके 2 साल बाद
पोस्ट साइट प्रोजेक्ट चलाया गया था 1977 में। इंडियन नेशनल सैटेलाइट प्रोजेक्ट जिसे इनसेट के नाम से जाना जाता है 1982 में शुरू किया था, इनसेट, ठीक है, 1982 में, ठीक है। इनसेट से याद रखो, इंसान बासी भोजन नहीं खाता है, इनसेट बासी, ठीक है, इंसान बासी भोजन नहीं खाता। ट्रिक है सिर्फ याद करने की। इग्नू दूरदर्शन टेलीकास्ट 1991 में शुरू हुआ था, इग्नू दूरदर्शन कास्ट 1991 में। ज्ञान दर्शन एजुकेशनल चैनल 2000 में शुरू हुआ था, ज्ञान दर्शन एजुकेशन चैनल 2000 में। एडुसेट बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, एडुसेट 2004, हर भारतीय भाषा व स्कूल तक पहुंच, एडुसेट 2004 में। एडुसेट कब चालू हुआ था? 2004 में। भाई स्क्रीन शॉट ले सकते हो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक फैक्चुअल क्वेश्चन यहाँ से बनने की उम्मीद लगती है। देखो जो भी DSSB की तैयारी कर रहा है उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और KVS की जो तैयारी कर रहा है उसके लिए तो भाई ये कुछ ज़्यादा ही लेवल पढ़ा रहा हूँ मैं KVS के लिए, तो सही बताऊँ तो मैं चाहता नहीं कि आपका एक भी नंबर कटे, ठीक है। और भाई RRB PRT ऐसे छोटे मोटे एग्जाम्स तो आप फोड़ के आ जाओगे, ठीक है, समझ में आया। चलो भैया आगे चलते हैं। कक्षा में टेलीविज़न का उपयोग, देखो भाई टेलीविज़न का उपयोग तुमने बेरा है कि होया करे, इंटरव्यू, डेमो लेसन्स होया करे, पैनल चर्चा, कविजे, नाटक, सिमुलेटेड क्लासरूम होया करे, ये सारी चीज़, ये आसान चीज़ है, ये तुम खुद भी पढ़ लोगे, ठीक है, खुद भी पढ़ लोगे, बहुत आसान है। कंप्यूटर इन एजुकेशन, यहाँ से इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जा सकता है। कंप्यूटर इन एजुकेशन, जो कंप्यूटर किस प्रकार उपयोगी है साथियों एजुकेशन में, यहाँ से प्रश्न पूछने के चांस है, इसलिए मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ, ठीक है। देखो ये मेंशन नहीं है KVS के सिलेबस में, पर KVS के सिलेबस में छोटा एक ICT लिख दिया, अगर उसने ICT लिख दिया ना तो हमें ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, और यहीं से एग्जामिनर आपको घुमाता है और आप उसी टाइम कंफ्यूज हो जाते हो, पर आप कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। जैसे कि कंप्यूटर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस टू स्टोर, रिट्रीव्स एंड प्रोसेस क्वालिटिव एंड क्वांटिटेटिव डाटा क्विकली एंड एक्यूरेटली, मतलब एक मशीन है जो सभी डाटा को एकदम एक्यूरेसी के साथ हमारे सामने प्रेजेंट करता है। एजुकेशनल यूज है, CAI में यूज होता है, मतलब कि कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर को असिस्टेंट मतलब सहायक बनाकर इंस्ट्रक्शन देना। कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग, कंप्यूटर मैनेज इंस्ट्रक्शन, और CBI कंप्यूटर बेस्ड इंस्ट्रक्शन। फुल फॉर्म याद रखो भाई, फुल फॉर्म CAI क्या है? कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर की सहायता से अनुदेशन देना। CAL क्या है? कंप्यूटर असिस्टेंट लर्निंग है। CMI क्या है? कंप्यूटर मैनेज इंस्ट्रक्शंस है, कंप्यूटर मैनेज करेगा इंस्ट्रक्शन को। और CBI क्या है? कंप्यूटर बेस्ड इंस्ट्रक्शन है। समझ में आया? आगे चलते हैं। फाउंड टू बी मोर इफेक्टिव देन ए ट्रेडिशनल लेक्चर्स मेथड, अरे ये पाया गया कि जो ट्रेडिशनल लेक्चर मेथड है उन तथा बहुत इफेक्टिव है भाई कंप्यूटर, ठीक है। चलो भाई, कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग में क्या होता है? टीचिंग लर्निंग होती है, वो कंप्यूटर एप्लीकेशंस के माध्यम से होती है। कैन बी टीचर एड और स्टूडेंट सेंटर्ड, ठीक है। और ये क्या होती है भाई? टीचर्स द्वारा सहायता प्राप्त होती है, और ये स्टूडेंट सेंटर्ड होती है। कैसी? स्टूडेंट सेंटर्ड। चलो आगे देखेंगे। मेजर मोड्स ऑफ CAL कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग के क्या है? ड्रिल एंड प्रैक्टिस, एक्सरसाइज विद इमीडिएट फीडबैक, एक्सरसाइज के साथ साथ बहुत जल्दी फीडबैक दिया जा सके भाई कंप्यूटर में। तो अवॉइड्स रिपीटिशन से बचा जा सकता है, ठीक है भाई। इसमें देखो लाइव टेस्ट होते हैं, जैसे कि आप टेक्स्ट बुक में टेस्ट देते हो, ठीक है। MCQ बेस्ड टेस्ट होते हैं, ओड एंड आउट, शॉर्ट आंसर होते हैं। ट्यूटोरियल्स के माध्यम से, ट्यूटोरियल्स क्या होता है? मतलब कि एक प्रकार के एनिमेशंस वीडियोस के माध्यम से आप समझ सकते हो, ठीक है। अगर डायलॉग कन्वर्सेशन, इंटरेक्टिव क्वेश्चनरी कर सको, लाइक कह सोक्रेटिक मेथड, हाईली इंडिविजुअलाइज्ड बट कॉम्प्लेक्स एंड कॉस्टली डायलॉग्स कन्वर्सेशन हो सकते हैं, ठीक है। कंप्यूटर और बच्चों के बीच में गेम्स होते हैं। कॉम्पिटिटिव लर्निंग, इंक्रीज मोटिवेशन, एजुकेशनल कंसेप्ट इन गेम फॉर्मेट। गेम्स कैसे होते हैं? ऑनलाइन गेम्स, जैसे कि वर्ड फॉर्मेशन का गेम हो गया, ये भी तो एक गेम है कि
कुछ लेटर्स दे देंगे, इनको जोड़ के कैसा कौन सा एक मीनिंगफुल वर्ड बनेगा, फिर पॉइंट मिलेंगे। तो इस प्रकार के हो सकते हैं भाई। क्या सिमुलेशन मॉडल्स रियल लाइफ सिचुएशंस पैदा हो सकती हैं, यूजफुल फॉर डेंजरस, कॉस्टली, टाइम कंज्यूमिंग और कॉम्प्लेक्स क्या है कॉम्प्लेक्स एक्सपेरिमेंट। एडवांटेज क्या, कॉस्ट इफेक्टिव अगर है, सेफ हो जाएगा, क्विक, वेरिएबल और कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है भाई। सिमुलेशन क्या होता है भाई, देखो सिमुलेशन आपने लगभग गेम में सुना होगा, सुना ना गेम में, ठीक है। तो भाई इसमें क्या होगा, कंप्यूटर की सहायता से भाई रियल लाइफ एग्जांपल पैदा कर सकता है भाई, टेक्नोलॉजी तो कुछ भी कर सकती है, ठीक है भाई। पर एक चीज़ है भाई, ये बहुत कॉस्टली है, कंप्यूटर कॉस्टली है ना, टाइम कंज्यूमिंग भी है, टाइम भी कंज्यूम होता है वैसे तो, ठीक है। आगे चलेंगे डाटाबेसिस, ठीक है। डाटाबेसिस क्या, स्टोर एंड रिट्रीव इंफॉर्मेशन यूजिंग कीवर्ड्स, कैन बी के है एक्सेस्ड साइमल्टेनियसली मल्टीपल टर्मिनल्स, ठीक है। तो इसमें क्या है भाई, ठीक है, एक मिनट रुको, ये सॉरी, ये क्या है, इसकी कमियां थी, क्या थी, कमियां थी भाई, सॉरी गलती होगी मेरे पे, कमियां थी, ठीक है, कमी थी इसमें कि देखो मेजर मोड्स ऑफ कंप्यूटर क्या कमी है। तो कमी क्या है कि जो ड्रिल एंड प्रैक्टिस है, जो कंप्यूटर है ना, कंप्यूटर, रुक जाओ एक मिनट रुको भाई, लगा ये थोड़ा सा गलत वो हो गया, क्यों कंटेंट गलत बन गया यार, है प्लीज सॉरी, इसको एक बार इग्नोर करो, ये गलत है भाई, मैं पीडीएफ ठीक करके दे दूंगा, कोई दिक्कत मत मानियो, यो गलत हो गया, थोड़ा सा गलत हो गया है, गलत टाइप हो गया है, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है भाई इसमें, तो प्लीज, ठीक है, थोड़ा सा एक बार अपना चेंज करो, थोड़ा सा माइंड, ये गलत है, पीडीएफ आपको बिल्कुल ठीक मिलेगी, ये पता नहीं कहाँ से क्या टाइप हो गया, सॉरी, ठीक है। एडवांटेज देखो, ये रही एडवांटेज तो, ठीक है। एडवांटेज के हैं भाई देखो कंप्यूटर असिस्टेंट लर्निंग इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग हो सकती है, मतलब कि आप अकेले बैठ के ही पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। सेल्फ पेस्ड स्टडी, मतलब सेल्फ स्टडी कर सकते हो भाई कंप्यूटर के साथ। देखो हमारा मोबाइल भी कंप्यूटर है, अब मेरी ये क्लास ले रहे हो आप, तो बिल्कुल आप अपने बिल्कुल शांत माहौल में अकेले ही स्टडी कर सकते हैं, किसी और की ज़रूरत नहीं होगी सहायता की। स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन यूजफुल फॉर हराइकल सब्जेक्ट्स, ठीक है, मतलब कि स्ट्रक्चर्ड इन्फॉर्मेशन, कंप्यूटर तो बिल्कुल बस स्ट्रक्चर में देगा इन्फॉर्मेशन ने, और इस तक क्या में लगी है पे जो मुश्किल सब्जेक्ट्स हैं उनको समझने में। एक्टिव पार्टिसिपेशन होगा, ये देखो एक्टिव पार्टिसिपेशन तो करेंगे क्योंकि बच्चों के सामने कंप्यूटर है और क्यूरोसिटी तो होगी उनमें कंप्यूटर चलाने की, ठीक है। इमीडिएट फीडबैक भी जल्दी आ जाएगा। प्रोग्रेस ट्रैकिंग, बच्चे की प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हैं। कंसेप्ट मैनिपुलेशन, ठीक है, सेव्स टीचर एंड स्टूडेंट टाइम भी बचेगा। मल्टीमीडिया लर्निंग होगी, कंबाइंस ऑडियो वीडियो यू टेक्निक्स ने कंबाइन करके भाई मल्टी मीडिया तक हमारी क्या होगी लर्निंग होगी। सेफ सिमुलेशन होगा, यूजफुल व्हेन रियल डेमोस आर रिस्की एंड इम्प्रैक्टिकल, ठीक है भाई। सेफ सिमुलेशन का मतलब क्या होता है कि वास्तविक परिस्थिति के साथ आप कैसा भी हो करोगे, इस प्रकार की सिचुएशंस भी कंप्यूटर की सहायता से क्रिएट की जा सकती हैं। मल्टीपल चॉइस फ्लेक्सिबिलिटी होगी, है ना, कि बहुत चॉइस होंगी आपके सामने, किसी भी टॉपिक को समझने के लिए बहुत सारी ऑप्शन होंगे। जैसे कि कोई भी टॉपिक अगर हम नेट पे डालते हैं तो बहुत सारी वेबसाइट होती है, मतलब के साथ बहुत सारे ऑप्शन होते हैं कि आप किसी भी एक से समझ सकते हो। एनहांस रीजनिंग एंड डिसीजन मेकिंग स्किल्स, प्रमोट सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, ठीक है। इंटरनेट क्या भाई, इंटरनेट एक वायर्ड या वायरलेस माध्यम है जिसके द्वारा सूचना का आदान प्रदान किया जा सकता है। मैं तो उच्च गति
के सूचना राजमार्ग, वीडियो चैट, कॉन्फ्रेंस, यात्रा। अरे इंटरनेट क्या है, सारी चीज़ आपको आती है। इंटरनेट क्या है कि देखो इससे क्या चीज़ें आसान हो जाती है, कोई भी कंसेप्ट समझने के आप एक बार गूगल पर गए, उन्होंने सर्च करा और आपके सामने वह चीज़ आ गई। ठीक है। एजुकेशनल एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट क्या होता है भाई, इजी कंटेंट अवेलेबल हो जाता है भाई। इंटरनेट एक इंसाइक्लोपीडिया के रूप में काम करता है, पूरा ज्ञान का भंडार होता है भाई। जो कि करंट में न्यूज़ होती है उनको जल्दी पता लग जाता है। स्कूल और कॉलेज के अगर जो प्रोजेक्ट दिए जाते हैं उनमें बनाना है, कैसे बनाना है, इनमें सहायता मिल जाती है। ऑनलाइन लर्निंग में भी हेल्प करता है, मल्टीमीडिया में भी हेल्प करता है, कम्युनिकेशन में भी हेल्प करता है, लर्निंग फ्रॉम होम और ऑनलाइन डिस्कशन में तो सबसे ज़्यादा हेल्प करता ही है। ये एजुकेशनल एप्लीकेशन थे जो आपके NIOS में दिए गए हैं। ठीक है, ये सारी बात नीचे मैंने दे दी है। मल्टीमीडिया क्या भाई, मल्टीमीडिया देख लो, कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट, कलर, ग्राफिक्स, एनिमेशन, ऑडियो एंड वीडियो इनहेंस टीचिंग लर्निंग। मतलब टेक्स्ट का भी यूज़ करना, कलर्स का यूज़ करना, ऑडियो का, वीडियो का। जैसे कि आप वीडियो देख रहे हो, देखो मैं इस कलर का यूज़ भी कर रहा हूँ, देखिए टेक्स्ट है पूरी, इसमें इसका यूज़ भी हो रहा है, और आप मेरी ऑडियो को सुन रहे होगे। तो इन सारी चीज़ों को जो मिला के जो आपकी स्टडी कराई जाती है वही मल्टीमीडिया इसमें यूज़ होता है। मतलब मल्टी मतलब बहुत ज़्यादा, मीडिया मतलब बहुत ज़्यादा मीडिया का प्रयोग करके स्टडी कराना, बस यही तो है। पर्पज़ क्या होता है, मेक्स लर्निंग एक्साइटिंग, मोटिवेटिंग एंड एंगेजिंग। एडवांटेज, प्रोवाइड रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस दिए जा सकते हैं। स्पोर्टिव डाइवर्सर लर्निंग ऑब्जेक्टिव से ओवरकम्स लिमिट्स से, और ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड्स, जो पुराने चले आ रहे टीचिंग मेथड्स है उनको कम किया जा सकता है। जो भी सीमाएं हैं पढ़ाई के क्षेत्र में उनको कम किया जा सकता है। टाइप ऑफ मल्टीमीडियाज एंड क्लासरूम एप्लीकेशंस। सबसे पहले भाई टॉकिंग बुक्स एंड स्पीच सिंथेसिस, डिजिटल टेक्स्ट रीड अलाउड यूजिंग ह्यूमन वॉइस और टेक्स्ट टू स्पीच प्रोग्राम। देखो भाई जो डिजिटल वर्ड्स हैं अरे उनको टेक्स्ट टू स्पीच एप्लीकेशन आते हैं उनके साथ पढ़ा जा सकता है, जिससे उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन और मीनिंग का पता लगाया जा सकता है। भाई फ्लुएंसी आ जाती है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है भाई, कोई भी कॉम्प्रिहेंड को रीड करके किसी भी चीज़ को समझा जा सकता है। एंगेजमेंट सभी की होती है। यूज़फुल फॉर स्टूडेंट विद रीडिंग राइटिंग डिफ़िकल्टीज, भाई जिनको पढ़ने लिखने में कठिनाइयाँ हैं, कोई शब्द बोलने जा रहा तो टेक्स्ट टू स्पीच सॉफ्टवेयर के से उसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन पता लग जाती है, करेक्ट उसका मीनिंग पता लग जाता है। ठीक है। CD-ROM स्टोरी बुक्स कंबाइन टेक्स्ट विद एनिमेशन, इलस्ट्रेशन, स्पीच एंड साउंड है। मतलब CD-ROM में क्या होगा भाई, वीडियो को ऑडियो के साथ कनेक्ट करके एनिमेटेड करके बच्चों को समझाना। ठीक है। इम्प्रूव्स बेसिक लिटरेसी स्किल, वीडियोस तो मैं पता होगा भाई, पढ़ लियो इसने तो। हाइपर मीडिया क्या है, अगर हाइपर लिंक मल्टीमीडिया विद टेक्स्ट, ऑडियो, ग्राफिक्स, एनिमेशन, वीडियो। हाइपर लिंक यार, हाइपर लिंक नहीं होते भाई। जैसे कि मैं यूट्यूब का कोई लिंक भेज दूं और उससे आप सभी कॉन्सेप्ट को समझ लो, उसी प्रकार से हाइपर लिंक काम करता है। ठीक है। बस कंप्यूटर सिमुलेशन, ये सारी की सारी चीज़ यार आपको पता है, आप इन्हें मात्र पढ़ने के माध्यम से ही कर सकते हो भाई। देखो असेसमेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या होता है, यह होता है अपना समेटिव असेसमेंट। असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। और यह होता है अपना सेल्फ असेसमेंट। असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या होती है, जब कोई भी देखो कोई भी टेस्ट है, टेस्ट साल के एंड में कोई टेस्ट लेना समेटिव असेसमेंट में आता है। अब जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ और साथ साथ आपसे प्रश्न पूछ लो तो वो किस में आएगा, असेसमेंट फॉर लर्निंग में आएगा। ठीक है। मतलब कि लर्निंग प्रोसेस के दौरान ही गाइड करना। एस लर्निंग क्या होता है, सेल्फ असेसमेंट बाय स्टूडेंट्स, और इनमें कुछ भी नहीं है। देखो असेसमेंट ऑफ लर्निंग पढ़ो, यह मूल्यांकन का यह जांचने के लिए किया जाता है कि छात्र ने कितना सीखा है। आमतौर पर अध्याय या सेमेस्टर या कोर्स के अंत में होता है, बिल्कुल अंत में, और इसे कोर्स समेटिव असेसमेंट भी कहा जाता है। ठीक है। उद्देश्य छात्रों के सीखने के स्तर को मापना, ग्रेड, प्रमोशन या प्रमाण पत्र देने के लिए परिणाम का उपयोग, सिखाने की कमी की पहचान करना। योजना संबंधी बातें क्या क्या हो सकती हैं,
भाई स्पष्ट लर्निंग आउटकम्स निर्धारित करना भाई, के लर्निंग आउटकम आएंगे या चीज़ मगर मैं आपको पढ़ा दूंगा। लिखित मौखिक और प्रैक्टिकल टेस्ट डिजाइन करना, निष्पक्ष और विश्वसनीय और वैध परीक्षण तैयार करना। ये भी एक बार फॉर लर्निंग देख लेते हैं। असेसमेंट फॉर लर्निंग, यह मूल्यांकन सीखने की प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है। सीखने प्रक्रिया को और बेहतर बनाना शिक्षण के दौरान नियमित रूप से किया जाता है। मतलब कि कोई भी मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, कोई भी चैप्टर समझा रहा हूँ, तो बच्चों से साथ साथ पूछ लेना, ये फॉर्मेटिव असेसमेंट कहलाता है। इसका उद्देश्य क्या होता है? शिक्षक को यह जानकारी देना कि छात्र कहाँ कठिनाई महसूस कर रहे हैं, समय पर फीडबैक देकर प्रदर्शन को सुधारना, लर्निंग स्ट्रेटजी को बदलना और सुधारना। ठीक है, योजना संबंधी बातें क्या क्या हो सकती हैं? फॉर्मेटिव असेसमेंट तकनीक जैसे क्विज, चर्चा, होमवर्क, प्रोजेक्ट्स का उपयोग, फीडबैक समय पर और स्पष्ट ध्यान देना, मूल्यांकन को सीखने का हिस्सा बनाना और न कि अलग प्रक्रिया। ठीक है, न कि अलग प्रक्रिया, मतलब कि इसमें फॉर्मेटिव असेसमेंट पे क्या है, साथ साथ में मूल्यांकन करना है। असेसमेंट एज लर्निंग क्या है? सेल्फ असेसमेंट करना, छात्र अपने आप सीखने का मूल्यांकन खुद करता है। आत्मचिंतन आत्म निगरानी पर आधारित होता है। उद्देश्य क्या है? छात्रों में आत्मनिर्भरता और जिम्मेदारी की भावना बढ़ाना। ठीक है, मेटाकॉग्निशन, अपनी सोच के ऊपर भी सोच करना। ठीक है, अपने थॉट के ऊपर भी थॉट, थिंकिंग के ऊपर भी थिंकिंग। ठीक है, इसे कहते हैं मेटाकॉग्निशन। स्वयं के लक्ष्य तय करना और प्रगति ट्रैक करना। ठीक है, योजना संबंधी बातें, छात्रों को रबरिक या और मानदंड देना ताकि वे स्वयं मूल्यांकन कर सके। ठीक है, रिफ्लेक्टिव जर्नल, लर्निंग लॉग या पोर्टफोलियो का उपयोग भी इसमें सहायक हो सकता है। टॉपिक नंबर 7, इसमें क्या है, कैसे हम एनहांस कर सकते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को? क्लासरूम ऑब्जर्वेशन और फीडबैक की सहायता से, रिफ्लेक्शन ऑफ डायलॉग, यूज ऑफ कंस्ट्रक्टिव टीचिंग मेथड्स। देखो, सबसे पहले समझो कि हमें अगर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है क्लास में तो किस प्रकार एनहांस की जा सकती है। कि सबसे पहले हम क्लासरूम को ऑब्जर्व करेंगे कि बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या उनका इंटरेस्ट है या नहीं है, उनका लेवल क्या है। और फीडबैक, देखो पढ़ाया और फीडबैक दिया, फीडबैक लिया बच्चों से कि कैसा किया, आपको समझ में आया नहीं, तो बच्चे बताएंगे। अगर कि कोई भी दिक्कत होगी बच्चों को तो वो आपसे बताएंगे, पूछेंगे, तो आपको उनको बताना है, इससे एनहांस होगी। रिफ्लेक्शन एंड डायलॉग, रिफ्लेक्शन ऑफ डायलॉग, मतलब कि इसमें क्या होता है रिफ्लेक्शन एंड डायलॉग्स में, कि डायलॉग्स के माध्यम से क्लास में डायलॉग होंगे। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में बच्चे आपसे पूछेंगे, आप बच्चों को बताओगे, चर्चाएं होंगी, बहस होगी। यूज ऑफ कंस्ट्रक्टिव टीचिंग मेथड्स, कंस्ट्रक्टिव टीचिंग मेथड्स यूज़ करना, क्योंकि बच्चे ज्ञान के एक सक्रिय निर्माता हैं, उनको मौका देना। टीचर एक फैसिलिटेटर के रूप में कार्य करेगा कि बच्चे खुद अपना ज्ञान का निर्माण करें। यही है तीनों के तीनों चीज़ें, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, जैसे कि क्लासरूम ऑब्जर्वेशन एंड फीडबैक, शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया और छात्रों को प्रतिक्रिया को देखना और रिकॉर्ड बनाने की प्रक्रिया। अरे मतलब कि बच्चों को दूर से देखो, उन्हें ऑब्जर्व करो और रिकॉर्ड बनाओ सीधा। इसके बाद शिक्षक को सुधार के लिए सुझाव दिए जाते हैं। उद्देश्य क्या होती है? शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार, प्रभावी शिक्षण रणनीतियों की पहचान कि कौन सी शिक्षण नीति अपनानी चाहिए, छात्र सहभागिता और सीखने के स्तर का विश्लेषण। मुख्य बिंदु क्या है? व्यवस्थित अवलोकन, फॉर्म का उपयोग करना, रचनात्मक कंस्ट्रक्टिविस्ट और सकारात्मक फीडबैक देना, सुधार के लिए कार्य योजना बनाना। रिफ्लेक्शन एंड डायलॉग, क्या अर्थ है भाई इसका? शिक्षक और छात्र दोनों अपने अनुभव पर विचार करते हैं और सीखने सिखाने पर चर्चा करते हैं। उद्देश्य आत्म विश्लेषण करना, सुधार को बढ़ावा देना, शिक्षण में नए दृष्टिकोण और विचार लाना। मुख्य बिंदु क्या है? प्रत्येक कक्षा के बाद शिक्षक का आत्म मूल्यांकन, सहकर्मी शिक्षकों और छात्रों के साथ खुला संवाद होना चाहिए, सीखे गए सबक को अगली बार लागू करना। यूज ऑफ कंस्ट्रक्टिव टीचिंग मेथड्स, इसमें क्या है? ऐसी शिक्षण पद्धतियां जिनमें छात्र स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है, बताई थी मैंने, न कि केवल
जानकारी ग्रहण करता है, मतलब कि छात्र खुद अपने ज्ञान ने खुद चीज सीखेगा, अपने ज्ञान को बढ़ाएगा। ठीक है भाई। इसमें क्या होता है भाई, प्रोजेक्ट लर्निंग होती है, समस्या प्रॉब्लम सॉल्विंग, चर्चाएं होती हैं, टीचर फैसिलिटेटर होता है, छात्र पूर्व ज्ञान को आधार बनाकर सीखते हैं। ठीक है, तो साथियों भाई ये यूनिट यहीं पे ख़त्म होती है भाई। देखो मेरी तरफ से यूनिट 2 ख़त्म, यूनिट 2 है भाई अपनी होगी ख़त्म। PDF चाहिए तो टेलीग्राम पे जाके 150 रुपये पे कर देना, PDF मिल जाएगी। ठीक है, 150 यूनिट 2 की ना है, जितनी भी यूनिट कराऊंगा ना 5 यूनिट सारा की 150 की हैं, पर जब ये वीडियो आएगी साथ साथ में PDF अपलोड होते रहेंगे वहाँ पे। ठीक है, तो चैनल सब्सक्राइब करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।